अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे, ये फैसला हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया है कि ये तारीख पत्थर पे लकीर है, ये तारीख नहीं बदली जा सकती है। तमाम सियासी जमातें भी इस तारीख पर मुत्तफिक हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी और खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब भी ये कहना है कि इंतखाबात में उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, सारी सहूलतकारी सिर्फ नून लीग के लिए हो रही है। दूसरी तरफ नून लीग का ये कहना है कि चौथी मरतबा नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार हैं और जो इंतखाबात होंगे 8 फरवरी 2024 को वो रीप्ले होगा साल 2013 के इंतखाबात का। यानी कि नून लीग का दावा है कि वो सादा अक्सरियत देने में बाआसानी कामयाब हो जाएंगे। क्या मामला इतना ही सादा है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब और मोहम्मद मालिक साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शामी साहब, डेट आ चुकी है इंतखाबात की, पीटीआई का अभी ये कहना है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, असद कैसर की जो गिरफ्तारी है वो हमें इलेक्शन से बाहर रखने की एक कोशिश है, जबकि दूसरी तरफ नून लीग बड़ी कॉन्फिडेंट है कि चौथी मरतबा नवाज शरीफ साहब वजीर आजम भी बनेंगे और इलेक्शन के जो नताइज हैं वो 2013 वाले होंगे, यानी कि सादा अक्सरियत बड़ी आराम से नून लीग ले जाएगी। यही आपको होता हुआ नजर आ रहा है या इस पर कोई ट्विस्ट एंड टर्न हो सकते हैं? देखिए जी, जब इंतखाब का दिन आएगा उस वक्त देखा जाएगा। अभी तो हर जमात का अपना दावा है। हमारे आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जीतेगी और पीपल्स पार्टी के सारे लोग कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वज़ीर आज़म बनेंगे। तो पीपल्स पार्टी को ये हक हासिल है कि दावा करे, मुस्लिम लीग नून को भी हक हासिल है और पीटीआई को भी हक हासिल है और पीटीआई को शिकायतें करने की हक हासिल है और पीटीआई जो मुतालबा कर रही है लेवल प्लेइंग फील्ड का, तो मेरा ख्याल उस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। अब जो असद कैसर साहब को जिस तरह पकड़ा गया है और जिस तरह के मुकदमे में पकड़ा गया है उस पर तो हंसी आती है। और असद कैसर क्या बेचारे फवाद चौधरी को भी पकड़ लिया गया है और 50 लाख रुपया लेने के इल्ज़ाम में कि मुलाजमत दिलवानी है। पता नहीं 50 लाख रुपया जिस शख्स के पास था वो कौन सी मुलाजमत हासिल करना चाहता था। ये सारे जो ढकोसले हैं और अपने एफआईआर में खुद शिकायत भी ये कर रहा है कि मैंने रिश्वत दी है नौकरी लेने के लिए, मतलब अंदाजा लगाए वो तो खुद उसको भी पकड़ना चाहिए। वो तो खुद मुजरिम है या मुल्जम है, क्योंकि ये जुर्म में शरीक हुआ है। और कौन सी नौकरी, क्या वजारत उज़्मा मिलनी थी उसको अगर इसके पास 50 लाख रुपए हैं? बड़ा ये, और जिस तरीके से उनको आप देखे ना चेहरे पे काला कपड़ा डालकर हथकड़ी लगाकर, ये तो एक बड़ा तमाशा बन गया और इसका नोटिस लेना चाहिए मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन को भी और हमारी अदालतों को भी। लेकिन भाई इससे कतई नजर जो भी सूरत हाल हो, पाकिस्तान में इस तरह की शिकायत तो रही हैं, कोई इलेक्शन भी ऐसा नहीं हुआ जिसके हवाले से इल्जामात ना हो या बेइत्मीनानी ज़ाहिर की जाती रही हो। इलेक्शन डे पे होगा, अभी तो हर पार्टी अपना अपना दावा करेगी, लेकिन मैं जरा माहौल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इलेक्शन से पहले एक माहौल बनता है जिसपे आप ये प्रेडिक्ट करते हैं कि क्या मामला हंग पार्लियामेंट की तरफ जा रहा है, क्या हंग पार्लियामेंट की ख्वाहिश है लोगों की, या मामला ऐसा है कि वो हमें नजर आ रहा है कि सादा अक्सरियत की तरफ जा रहा है। वो माहौल किस किस्म का नजर आ रहा है इस वक्त? नहीं, माहौल तो ऐसा बन रहा है कि एक मखलूत हुकूमत कायम होती नजर आ रही है। अगरचे के नवाज शरीफ साहब के आने के बाद मुस्लिम लीग नून ने ताकत पकड़ी है और पंजाब में भी उसके अंदर एक नई तवानाई पैदा हुई है, लेकिन अगर आप देखें तो यानी पीपल्स पार्टी सिंध में अपना वजूद रखती है, केपीके में पीटीआई के पास भी एक अच्छी खासी नशिस्तें आएंगी, बलूचिस्तान का अपना मजाज है। तो लगता है कि एक कोलिशन बनानी पड़ेगी इंतखाब के बाद भी। अब मुस्लिम लीग नून कितनी नशिस्तें जीत लेती है, ज़्यादा बड़ा मुकाबला तो उसका भी जोरों का है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई बड़ी एक स्टेज बिछी हुई है, तो मुकाबला तो करना पड़ेगा। और मुझे तो कोई ऐसा ही लग रहा है कि जैसे कोई इंतखाब के बाद एक कोलिशन हुकूमत बनती नजर आ रही है। सही है। और मालिक साहब, इसमें आपका क्या ओपिनियन है? क्योंकि ऑब्वियसली आखिर दिन तो वोटर नहीं डिसाइड करना है, लेकिन पहले से एक माहौल होता है जिसमें लोग ये बात कर रहे होते हैं कि इस वक्त एक हंग पार्लियामेंट हो तो ज्यादा बेहतर है कि किसी एक पार्टी के पास कोई बहुत ज्यादा ताकत ना आ जाए, या क्योंकि मुल्क को एक बड़ी मुश्किलात से निकालना है, माशी मुश्किलात से निकालना है, डायरेक्शन सही करनी है, तो उसके लिए जरूरी है कि कोई ना कोई पार्टी भारी अक्सरियत से सामने आए। तो इस वक्त ख्वाहिश और माहौल क्या आपको लग रहा है वैसे? देखिए, शामी साहब से बसद एहतराम मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। मेरा ख्याल है सेज बिल्कुल बिछी हुई है और मुस्लिम लीग का जो फ्यूचर है बहुत ज़्यादा सहूलतकारी हुई है और हो रही है। लेकिन एक तारीख है कि जब सिंपल मेजॉरिटी थी या 2/3 मेजॉरिटी थी
तो इस पार्टी ने क्या किया और किस तरह एस्टैब्लिशमेंट के साथ इनका रवैया था। आई डोंट थिंक कि इनको खुला मैदान इस तरह दिया जाएगा और कोलिशन गवर्नमेंट ही बनेगी। और तो फिर सर डिसएग्रीमेंट किस बात पे है आपका शामी साहब से? आप भी कह रहे हैं कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी, वो भी कह रहे हैं मखलूत हुकूमत बनेगी। नहीं, वो कह रहे हैं कि शायद इस तरह नहीं है कि बिसात बिछी हुई है, मेरा ख्याल है सेज सजी हुई है, बिसात बिल्कुल बिछी हुई है और टोटली टिल्टेड इन फेवर ऑफ मुस्लिम लीग है। लेकिन फिर भी सादा अक्सरियत नहीं ले सकेंगे वो। सादा अक्सरियत में हमें लेने भी नहीं दी जाएगी। अगर दिलाई जाए तो सब कुछ मिल सकता है, लेकिन दी नहीं जाएगी बिकॉज सिंपल मेजॉरिटी से बिहेवियर पार्टी का माजी में एस्टैब्लिशमेंट के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं। और अभी मैशत की आपने बात की शहजाद, इसके अंदर आप देखिएगा ये जो स्पेशल इनिशिएटिव फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC जी, इसका इख्तलाफ होगा अगर डार साहब, और नजर यही आ रहा है कि अगर मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे तो डार साहब भी फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। डार साहब ने अभी लास्ट गवर्नमेंट में भी कोशिश की थी कि ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के नीचे आए और ये नहीं होगा। आपको पता है कि इसमें इंस्टीट्यूशन का बेबी है, वो चाहते हैं कि इंजन ऑफ ग्रोथ हो। मुझे तो यहाँ से इख्तलाफ होता नजर आते हैं, तो इसलिए सिंपल मेजॉरिटी मुझे किसी कीमत में नजर नहीं आती। कोलिशन गवर्नमेंट होगी तो बड़े डिसीजंस कर पाएंगे बिकॉज देखिए जहाँ सिंपल मेजॉरिटी का एक बहुत बड़ा फायदा होता है, उसका नुकसान ये है कि जो बहुत टफ डिसीजंस हैं वो पूरी का पूरा बोझ भी सिंपल मेजॉरिटी पार्टी को पढ़ना पड़ता है, एक ही पार्टी को लेना पड़ता है बोझ उसका। ये कोलिशन का ये फायदा भी होगा कि अगर एस्टैब्लिशमेंट इनको ठीक तरह चलाएगी आपस में कि ये बोझ भी बढ़ जाएगा। जो नापसंदीदा सख्त इकोनॉमिक फैसले होंगे शायद ज्यादा बड़े फैसले कर सकें कोलिशन गवर्नमेंट में और सिंपल मेजॉरिटी में ना कर पाए, क्योंकि फिर सारा पॉलिटिकल कैपिटल आपका ही जाया होता है, फिर सारी गाली उसी पार्टी को पड़ती है और आगे आने वाले फैसले जो अभी हुए हैं उससे बहुत ज्यादा सख्त है। तो मुझे जो मालिक साहब आपने SIFC वाली बात की कि इस पे आपको एक इख्तलाफ होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी जब SIFC बनाई गई थी तो यही हुकूमत थी PDM की, और आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इस वक्त नवाज शरीफ साहब ने भी फैसला कर लिया कि अब मैंने इक़्तिदार में आके अगर हुक्मरानी करनी है तो वो शहबाज शरीफ तर्ज की हुक्मरानी करनी है, वो वाली नहीं करनी जो मैंने 2013 में या इससे पहले की है? शहजाद, उनकी तबीयत का बहुत फर्क है उनका और शहबाज साहब के। दूसरा, वो डेलीगेट बहुत चीजें करते हैं। देखें SIFC की जब एपेक्स कमेटी वगैरह की दूसरी मीटिंग होती थी तो प्राइम मिनिस्टर को खुद हेड करते थे तो शहबाज शरीफ। मियाँ साहब को आपको याद है कि उस जमाने में भी 42 के 46 कमेटीज थी जिनको हेड करते थे डार साहब, और वो डेलीगेट कर देते हैं। डार साहब ने अभी भी कोशिश की थी कि SIFC उनके नीचे आए। वो इतना इजी काम नहीं है। डार साहब जर्नैली तरीके से चलाते हैं, वहाँ असली जर्नैल बैठे हुए हैं, वहाँ पे CGS भी इन्वॉल्व है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में सर्विंग ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं। इट इज गोइंग टू बी अ फ्लैश पॉइंट। इतनी सादा बात नहीं है, इससे ज्यादा मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता। तो इसलिए अभी मेरा ख्याल है मुझे किसी भी कीमत पे सिंपल मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं नजर आती। लेकिन अब मैं शामी साहब से सवाल करता हूँ इस बारे में। शामी साहब, एक और मखलूत हुकूमत अगर आ जाती है तो फिर जो हम कह रहे हैं कि अब मुल्क को इस मुश्किल से निकालना है और एक कमजोर हुकूमत ही कर नहीं सकती, तो फिर फर्क क्या होगा? PDM की हुकूमत थी, 12-13 जमाती इत्तेहाद था, वो कुछ नहीं कर सके। आज भी कहते हैं देखें हम तो बेचारे मखलूत हुकूमत है। इमरान खान कहते हैं मैं भी अपने जो इत्तेहादी हैं उनके हाथों मजबूर होता रहा, मैं भी हुक्मरानी नहीं कर सका, बल्कि वो ये कहते हैं मेरी गलती थी, मैं तो आते साथ हुकूमत खत्म करके दोबारा इलेक्शन करवाने चाहिए थे ताकि सादा अक्सरियत से आऊँ। तो अगर मखलूत हुकूमत आनी है तो ये मुल्क को मुश्किलात से कैसे निकालेंगे फिर आप? देखिए, जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी उसने जो भी फैसले किए उनको हर पार्टी ने कबूल किया, और ऐसा नहीं है कि फैसले जो है मुश्तरका तौर पर नहीं हुए और बड़े सख्त फैसले करने पड़े और उसके नतीजे में मुल्क को दिवालियापन से बचाया भी गया। इसका भी हमें एतराफ़ करना चाहिए। और अब भी जो फैसले करने होंगे, ये जो जमातें अब इस हुकूमत में शरीक रही थी उन्होंने ये तो बता दिया कि वो इकट्ठे चल सकती हैं। अब ज़रूरी नहीं कि सारी जमातें शामिल हों, उनमें से चंद जो है नई हुकूमत में शामिल हो सकती हैं। तो मखलूत हुकूमत जहाँ कमज़ोर होती है कि ताकत बिखरी हुई होती है, वहाँ मजबूत भी होती है कि उसका तहफ़्फ़ुज़ करने वाले और उसके तर्जमान जो हैं वो मुआशरे में फैले हुए होते हैं और किसी एक पार्टी के ऊपर सारा बोझ नहीं पड़ता। तो मखलूत हुकूमत जो है वो पाकिस्तान की ज़रूरत है कि कम से कम मुखालफत हो हुकूमत की, और अगर सिर्फ PTI जो है अपोजिशन में होती है तो ये उस हुकूमत के लिए बेहतर होगा। लेकिन अब असल बात यह है कि जो आपने इकोनॉमिकली जो फैसले करने हैं, अब डार साहब को भी मालूम है, उन्होंने जो इक़दाम किए और उसके नतीजे में वो तो कुछ हासिल नहीं हो पाया जो उनके ख्याल में होना चाहिए था। तो उसके बाद
जो सख्त फैसले हैं निगरान हुकूमत ने किए हैं, और उसके पीछे भी बहरहाल एक एस्टेब्लिशमेंट की ताकत थी। तो इस तरीके से अब मिलकर ही काम करना पड़ेगा। मैं जरा इस मौके पे पूछ भी लूं शामी साहब, पहले आप ही से पूछ लेता हूं कि जो मखलूत हुकूमत होगी तो आपके नजर में क्या है? पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, जेयूआईएफ और दीगर जमातें जैसे पीडीएम में थी, ये इत्तेहाद होगा या नून लीग होगी, साथ में आईपीपी होगी, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन होगी, बाप पार्टी होगी, इस किस्म का कोई आपको इत्तेहाद बनता हुआ नजर आ रहा है? अब देखिए, ये तो यानी उस वक्त मालूम होगा जबकि किसके पास कितनी नशिस्तें आती हैं। ये बात तो तय है ना कि जो बड़ी प्लेयर है वो तो मुस्लिम लीग नून होगी, और मुस्लिम लीग नून की नशिस्तें सबसे ज्यादा भी होंगी, लेकिन फिर उसको किसके ताउन की जरूरत होगी और कौन सी जमात उसके साथ चल सकेगी, तो ये उस वक्त देखना पड़ेगा। लेकिन मुस्लिम लीग नून ज़हनी तौर पर तैयार है कि वो मखलूत हुकूमत कायम करे, और वो किसी, और नवाज शरीफ साहब में ये सलाहियत है कि वो किसी भी अब सियासी जमात के साथ इश्तराक कर सकते हैं। पीटीआई से उनका फासला बरकरार है जी, लेकिन दूसरी जमातों से उनका फासला नहीं है। मैंने और इन जमातों का नाम इसलिए लिया मालिक साहब इत्तेहाद में, क्योंकि पीटीआई जितनी भी नशिस्तें ले इस इलेक्शन में, मुमकिन तौर पर वो नून लीग के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ शायद अलायंस ना बनाना चाहे, लेकिन आपको इन दोनों जो मैंने नाम लिए कि वही पीडीएम वाली जमातें होंगी या कोई ऐसा अलायंस होगा जिसमें पीटीआई पार्लियामेंटेरियन हो, आईपीपी हो, इस किस्म का आपको कोई इत्तेहाद नजर आ रहा है? और क्या इज इट सो इजी? क्योंकि पीटीआई तो अभी भी बड़ी कॉन्फिडेंट है कि चाहे जितना भी क्रैकडाउन हो, वोटर और आवाम की ताकत हमारे साथ है और वोटिंग डे पे सरप्राइज देंगे हम आपको। ना, मुझे एक बात बताएं शहजाद, जो पार्टी बना सकते हैं तो क्या पार्टियों को बिठा नहीं सकते? ये सारे बैठे होंगे। और बड़ा इंटरेस्टिंग बयान आपने आज देखा है जो हमजा शहबाज साहब का आया जी। उन्होंने कहा है कि जी जो भी अब नई गवर्नमेंट आएगी इसको 10 साल का जो है ना आईनी तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, उसको माशी मंसूबे को, जो भी माशी प्लान बने, ये माशी प्लान को अगर आपने, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात हो रही है ना, तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी तो तभी होगा ना जब सारे एक टेबल पे इकट्ठे बैठे होंगे। तो बेस्ट पहला स्टेप होगा कि आपने कोalition गवर्नमेंट बनाई। सेकेंड स्टेप होगा कि आप उनका जो माशी प्लान है उसके ऊपर सारे कंसेंसस डॉक्यूमेंट बना लें। तो ये चीज़ें आई थिंक ये तो दीवार पे लिखा नजर आ रहा है कि ये होगा, हाइब्रिड गवर्नमेंट होगी, और इस पर इंस्टीट्यूशन आपकी इकोनॉमिक डिसीजंस को स्टेबलाइज करने में फुली सपोर्ट देगा, इन्वॉल्व देगा। देखिए, बयानात मत भूलिए शहबाज शरीफ साहब के भी, जब उन्होंने कहा, अभी शामी साहब ने पॉइंट आउट किया कि हमने डिफॉल्ट बचाया, सब कुछ बचाया, वो कैसे बचा था? चाइना, यूएई, सऊदी अरेबिया, इनके डॉलर्स आए, चीज़ें आई, इनके डिपॉजिट्स आए, और वो शहबाज साहब ने खुद कहा कि जी ये सारे डिपॉजिट्स लाने में कलीदी रोल जो था आर्मी चीफ का था। सो जो डिफॉल्ट बचा है वो खाली पॉलिटिकल लीडरशिप से नहीं बचा, डिफॉल्ट बचा हाइब्रिड गवर्नमेंट से। और ये सारी चीजें हमें एक बड़ी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड अरेंजमेंट की तरफ जाती नजर आ रही हैं। और मेरा ख्याल है जो पीडीएम है, पीडीएम फॉर्मूला ही रिपीट होगा, सिर्फ लीडरशिप चेंज होगी और अ फ्यू ट्वीक्स हियर एंड फ्यू ट्वीक्स देयर, लेकिन मुझे तो वही पैटर्न चलता नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद मालिक साहब और मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में। एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद पावर सेक्टर के इस्लाहात के हवाले से निगरान हुकूमत के बड़े बड़े प्लान्स थे, उसमें कितनी कामयाबी हासिल हुई है, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। निगरान हुकूमत ने अगस्त में आते ही बिजली के सेक्टर में इस्लाहात का फैसला किया था, जिसका मकसद इस सेक्टर की एफिशिएंसी बढ़ाना, नुकसानात और बिजली की कीमतों में कमी लाना है। इन इस्लाहात के लिए कुछ लॉन्ग टर्म इकदाम तजवीज़ किए गए थे, जिनमें बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी या उनकी मिल्कियत सूबों को मुंतकिल करने जैसे इकदाम शामिल थे। इसी तरह कुछ शॉर्ट टर्म इकदाम का फैसला भी किया गया था, जिनमें बिजली की चोरी की रोकथाम, लाइन लॉसेस में कमी, बिलों की अदम अदायगी का खात्मा, तकसीमकार कंपनियों के इंतजामी मसाइल को हल करना और बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन शामिल था। इन इकदाम से अब तक क्या नताइज हासिल हुए हैं, इससे कितनी कामयाबी हासिल हुई है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वफाकी सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल साहब। राशिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। निगरान हुकूमत आई है, उन्होंने ये बेड़ा उठाया है कि जो पावर डिवीजन है उसमें इस्लाहात लेके आनी है ताकि जो उसके नुकसानात हैं उसको कम किया जा सके और पावर सेक्टर में एफिशिएंसी लाई जा सके। और इस हवाले से जो अहदाफ तय किए गए थे, कुछ शॉर्ट टर्म थे, कुछ लॉन्ग टर्म थे। तो पहले शॉर्ट टर्म अहदाफ के हवाले से बात कर लेते हैं। एक बड़ा मसला था बिल्स की अदम अदायगी का और बिजली चोरी का, और जो निगरान वजीर तवानाई है मोहम्मद अली साहब, उन्होंने कहा था कि 589 बिलियन का लॉस होता है अदम अदायगी की वजह से और बिजली चोरी होने की वजह से। और फिर टास्क फोर्स भी बनाई गई, जो सूबाई हुकूमत है उनसे भी ताउन मांगा गया, और क्रैकडाउन भी हमने देखा है जिसमें कुछ जो पावर सेक्टर के मुलाजमीन हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया, जो अदम अदायगी या चोरी करें उनको भी गिरफ्तार किया गया। मैं चाहूंगा जरा ओवरऑल पिक्चर बताइएगा, इससे अब तक कितना फायदा हुआ है, आदाद शुमार क्या बताते हैं?
थैंक यू शहजाद, ये बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है और आपने इसके लिए अपना वक्त रखा है अपने प्रोग्राम में। देखिए, हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा इशू इसलिए है कि हमारी जो डिस्कोज है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी का इशू है। तो नेपरा जो है वो एक ख़ास लेवल तक डिस्ट्रीब्यूशन इनएफिशिएंसी या टेक्निकल लॉसेस को अलाउ करता है। उसके बियॉन्ड जितनी भी इनएफिशिएंसी या लॉसेस होते हैं वो हमें या तो फेडरल बजट से देने पड़ते हैं या वो हमारे सर्कुलर डेट में ऐड हो जाते हैं, या और सर्कुलर डेट में जब ऐड होते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि हम अपनी लाइबिलिटीज को पूरा पे नहीं कर पा रहे। तो ये कुछ 589 बिलियन का नंबर था एस्टिमेटेड इस साल के लिए। तो जब ये 589 बिलियन इज अ बिग नंबर, अगर आप ज़हन में रखें तो अब 590 शायद आप जैसे कह रहे थे। अब इसमें बहुत सारा वो है जो कंज्यूमर पे नहीं करते बिल, लेकिन बहुत सारा वो है जो बिल इशू ही नहीं हो पाता। तो बिल इशू वहां नहीं हो पाता जहां बिजली चोरी की जाती है और डायरेक्ट हुकिंग करके हमारी वायर से, एलटी वायर कुंडे डाल के, कुंडे डाल के, एग्जैक्टली। कुंडा इज द टर्म, कुंडा इज मोर कंप्रिहेंसिव टर्म देन एनी अदर वे टू एक्सप्लेन इट। तो अब उसके ऊपर बहुत सारी माजी में एफर्ट होती रही कि जी इसको ऐसे कर ले, उसके कुछ टेक्निकल सोल्यूशन भी ढूंढे गए। मसलन एबीसी केबल मुतारफ कराई गई, सक्खर में करवाई गई, पेशावर में करवाई गई, बाकी जगहों में करवाई गई। लेकिन हमारी जो लोकल इनोवेशन फॉर डिलिंक्वेंट बिहेवियर है दैट ओवरकेम इट। और एक कंपनी थी, वो बाकायदा वो काइंड ऑफ कंपनी उसे कहना चाहिए, उन्होंने ये इनोवेशन की कि उन्होंने एबीसी केबल का भी हल ढूंढ लिया। तो अब आपको सक्खर वगैरह में ऑनलाइन ऐसी सर्विस मिलती है कि अगर आप उन्हें फ़ोन करें तो वो आके आपकी एबीसी केबल में कुंडा लगा जाते हैं। तो इट्स अ वेरी एफिशिएंट सर्विस इन द प्राइवेट सेक्टर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सारी मेन वजह इसकी ये थी कि एनफोर्समेंट नहीं हो रही थी। तो गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की मदद ली जाए और गवर्नमेंट के जो बाकी इदारे उनकी भी मदद ली जाए और एक एनफोर्समेंट ड्राइव की जाए। तो एक तो इसमें बेसिक कुछ प्रिंसिपल्स तय हुए। पहला प्रिंसिपल ये था कि होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच होगी। ऐसा नहीं होगा कि फेडरल गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है कि चोरी रुके लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट इंडिफरेंट है। सही है। आपको पता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे जो एनफोर्समेंट आर्म है स्टेट का वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है, विच इज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेहरबानी की, उन्होंने वाज़ेह डायरेक्शंस दी चीफ सेक्रेटरीज को और आईजीज को और चीफ मिनिस्टर्स को ऑन बोर्ड लिया। और फिर जो हमारा फोरम है SIFC का फोरम, जिसमें बाकी अदारों की लीडरशिप भी वहाँ मौजूद होती है और गवर्नमेंट की लीडरशिप भी मौजूद होती है, उस सारी लीडरशिप ने भी इसको ओनरशिप दी। अगर ये सारी कलेक्टिव स्टेट एफर्ट ना होती तो शायद हमें इतनी बड़ी कामयाबी इतने थोड़े अरसे में ना मिलती। अभी हमें 2 महीने नहीं गुजरे और हम अगर अक्टूबर के कुछ एस्टिमेटेड इम्पैक्ट्स हैं वो इंक्लूड ना करें, अगर वो इंक्लूड ना करें, मैं इसलिए नहीं कर रहा कि वो हमारे पास उसके नंबर 10 या 11 तारीख को आएंगे, अगर ना भी करें तो हम रफली आज की तारीख में 48 बिलियन रुपीस की एडिशनल रेवेन्यू इम्पैक्ट जनरेट कर चुके हैं। 48 तो दिस इज 48 बिलियन। सही। अब ये नंबर इजी नहीं था करना, इसके लिए बहुत एफर्ट हुई है। हमें मुल्क के तूलो अर्ज में जो डिलिंक्वेंट कंज्यूमर थे उनकी गिरफ्तारियां करनी पड़ी, अपने लोग सस्पेंड करने पड़े। हमने सबसे पहले तो ये किया कि जितने हमारे ऑफिसर्स थे उनका क्योंकि कलूजन बन जाता है लोकल कंज्यूमर के साथ, उन सब को ट्रांसफर किया। कोई 2000 हमारे अफसर है पूरे पाकिस्तान में, कराची को छोड़ के, कराची क्योंकि के इलेक्ट्रिक प्राइवेट है, तो 2000 ऑफिसर हैं जो SDU एंड अबव है। हमने ये किया कि इनकी IB से वेटिंग कराई और उनमें से 200 जो जेट ब्लैक थे इन टर्म्स ऑफ इंटेग्रिटी रेपुटेशन, उनको तो हमने कोई पोस्टिंग ही नहीं दी, उनको समझे OS। बाकी जो 1800 थे उनको भी उस जगह नहीं रहने दिया जहां वो पहले पोस्टेड थे, ताकि उनका कलूजन नेटवर्क टूट जाए। फिर हमने ये किया कि हमने जो एम्प्लॉइज अदर देन ऑफिसर्स हैं, जिसे हम ग्रेड 16 से नीचे वाले एम्प्लॉइज कहते हैं, लाइन सुपरिटेंडेंट बिलो, उनमें हमने टारगेटेड ट्रांसफर्स की। तो जहां जहां हमें लगा कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई अपनी काइंड ऑफ लिटिल माफिया क्रिएट कर ली है। सही, मतलब वो मुआवनत करते थे कुंडे डालने में कंज्यूमर्स की। देखिए, बिजली कोई आटा या चीनी नहीं कि कोई भी आदमी उठा के ले जाए। सही है। बिजली चोरी टेक्निकल सपोर्ट के बगैर हो ही नहीं सकती। ठीक है। और वो टेक्निकल सपोर्ट दरअसल तो हमारे लोग ही थे जो सबसे पहले देते थे। आप जैसे मैंने कहा,
सक्खर, हैदराबाद और कुछ एरियाज और में प्राइवेट सेक्टर में भी वो कैपेसिटी क्रिएट हो गई है जिसमें वो ये मुआवनत फराहम करते हैं। सही। तो ये जो 48 बिलियन की आप बात कर रहे हैं, ये दोनों सूरतों में हुआ है कि जो अदायगी है, जो अदम अदायगी थी, वहां से अब रिकवरी भी बेहतर हो रही है बिलों की, और साथ में जो चोरी रोकी गई है उसका नंबर भी इसमें शामिल है। देखिए मैं बताता हूँ, ऐसे है कि हमारे पास में जब हम इस तरह की कैंपेन करते हैं उसके 3 इफेक्ट्स आते हैं। पहला इफेक्ट ये है कि हम किसी आदमी को जाके चोरी पकड़ते हैं, उसे जुर्माना डालते हैं, या किसी का जाके चेक करते हैं, अगर वो नॉन पेमेंट कर रहा है और बड़ी देर से नहीं कर रहा तो उसकी बिजली मुनक़ता कर देते हैं। तो एक तो हमें एरिया रिकवर होते हैं, एक हमें जुर्माना रिकवर होता है। इसे मैं डायरेक्ट रिकवरी कहता हूँ। लेकिन हम बहुत सारे लोग हैं जिनके घर नहीं जाते। हमारे कोई ना 3 करोड़ 50 लाख कंज्यूमर हैं, तो 2 महीनों में कोई चांस ही नहीं कि हम सब तक पहुंच चुके हों। तो बहुत थोड़ी फ्रैक्शन तक हम पहुंचते हैं। लेकिन जिस एक गली में एक बंदा गिरफ्तार होता है तो पूरी गली पे एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। तो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट 2 तरह के आते हैं। एक वो कुछ लोग अपने बिल टाइम पे देना शुरू कर देते हैं, और एक वो जो अगर बिल नहीं दे सकते तो अपने कुंडे रिमूव कर लेते हैं। तो जब हमने सितंबर की कैलकुलेशन, क्योंकि अक्टूबर के पूरे नंबर हमारे पास नहीं है और सितंबर के ये 3 वीक्स की कैलकुलेशन है, हमने 7 सितंबर को ये मुहिम शुरू की थी, और तो 30 का महीना होता है। राशिद साहब, मुझे बताइए जो नंबर हमने शुरू में डिस्कस किया, जो निगरान वजीर तवानाई ने बताया था 589 बिलियन का, तो बाय द एंड ऑफ द ईयर अगर यही इसी तरह ही सूरत हाल चलती रही तो आप उम्मीद कर रहे हैं कि तकरीबन 400-500 अरब रुपए का फायदा होगा इस साल? मैं अर्ज करता हूँ, ये जो हमारा 589 का नंबर है ना, इसमें आप समझे कि कुछ 78 बिलियन आज़ाद कश्मीर को हम बिजली देते हैं, लेकिन उनके साथ एक कंट्रैक्चुअल डिस्प्यूट है फेडरल गवर्नमेंट का जो सेटल नहीं हुआ। तो वो हमें वो बिल तो कलेक्ट करते हैं लेकिन वो पैसे नहीं देते, तो वहां हम कोई एफर्ट नहीं कर रहे। तो आप ये समझे कि ये आप 78-80 बिलियन इसमें से निकाल दें। इसी तरह बलूचिस्तान में जो एग्रीकल्चर ट्यूबवेल है उसका कोई 130 बिलियन के करीब है, तो इसको भी उसमें से निकाल दें क्योंकि इस पे भी। और फिर फाटा का 50 बिलियन है, तो ये 130 प्लस 80, ये 210 प्लस फाटा का 50 बिलियन, 260 बिलियन इसमें से आप निकाल दें 589, क्योंकि इस पे कोई इफेक्टिव काम इस वक्त नहीं हो रहा। उसकी पेकुलियर रीजंस हैं, वो फाटा के एक्स फाटा की मैं बात लेकिन इसका मतलब ये 260 अरब रुपए का जो बोझ है वो फिर आम आदमी अपने बिलों में ही अदा करेगा फिलहाल। मैं बताता हूँ, इसको फेडरल गवर्नमेंट इसको अपने बजट में इस वक्त करती है, आम आदमी इसको नहीं करता। लेकिन जो बाकी चोरी है सिंध की 2 डिस्कोज में, मुल्तान में, हैदराबाद में, सक्खर में, लाहौर में, लेस्को में और पेस्को में, इस पे मेजर काम हुआ है। तो आप ये समझें कि 589 पे टोटल इशू था, तो उसमें से कोई 250 पे काम नहीं हो रहा, बाकी सब पे काम 340 पे काम हो रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर हम ये पूरा साल एफर्ट करें तो इस 340 में से कोई रफली, क्योंकि हमने ज़रा लेट शुरू किया, अगर हम जुलाई से शुरू करते तो शायद हम कोई 280-300 के करीब पहुंच जाते बाय एंड जून। सही है। तो से 80% ऑफ द प्रॉब्लम कुड हैव बीन सॉल्व्ड इन द एरियाज वेयर द वर्क इज पॉसिबल। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह कि क्या ये काम इसी तरीके से तसलसल के साथ चलता रहेगा, क्योंकि आपने अपने एक ट्वीट में भी ये जिक्र किया है कि हमारे कुछ स्टाफ को जो है हरासा भी किया गया, होस्टेज बनाया गया, कुछ को मारपीट करके जख्मी भी किया गया, लेकिन आपने कहा रिजॉल्व इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि रियासत पीछे खड़ी हुई है। अब आपको लगता है कि इसी जोर से, इसी क्रैकडाउन को टास्क फोर्सेस के जरिए, सूबाई हुकूमतों के जरिए जारी रखा जा सकता है? क्योंकि जहां पर भी आप थोड़ा सा हौला हाथ रखेंगे फिर कुंडे लगना शुरू हो जाएंगे, फिर अदम अदायगी शुरू हो जाएगी, जो कि इतने सालों साल का कल्चर रहा है। तो ये कैसे इंश्योर कर रहे हैं कि ये दोबारा उस ट्रैक पे हम ना चले जाए? ये पॉसिबल है, ये जो आपने खदशा जाहिर किया है ये बिल्कुल इसकी रियल पॉसिबिलिटी, और हम हर वक्त इसके बारे में कॉन्शियस रहते हैं। और ये बात भी आपने बिल्कुल दुरुस्त कही कि अगर रियासत अपने पूरे रेजोल्यूशन के साथ इसके पीछे नहीं खड़ी होगी, रियासत के कुछ हिस्से खड़े नहीं होंगे, तो ये मुहिम बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाएगी। लेकिन आप ये देखें कि एक बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट हुई है इस प्रोसेस में। वैल्यू ये हुई है कि हमें एक काइंड ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हुई है कि अगर रियासत वाकई खड़ी हो जाए तो ये पॉसिबल है। बड़ी देर से ये समझा जा रहा था कि ये चोरी इतनी रैम्पेंट है और ये इम्प्यूनिटी का कल्चर इतना स्ट्रांग बन गया है कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता। हमने बेसिकली एक दफ़ा ये साबित कर दिया है कि इसको तोड़ा जा सकता है अगर रियासत रिजॉल्व रहे। देखिए रियासत से क्या मुराद है, यहाँ पे रियासत से मुराद हमारी फेडरल गवर्नमेंट है जिसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है कि बिजली चोरी ना हो।
सूबे हैं जिनका इसमें इंटरेस्ट है कि अगर बिजली चोरी होती है जहां पे वहां मेजर लोड शेडिंग करते हैं। अभी आपने देखा होगा मर्दान में जहां 51% हमारे लॉसेस थे, वहां जब बिजली चोरी को हम 10% से नीचे ले आए तो हमने उसे लोड शेडिंग फ्री डिक्लेयर कर दिया है। तो मुल्तान में मर्दान में जहां 6 से 12 घंटे लोड शेडिंग होती थी, वहां एज आई स्पीक टू यू पिछले महीने की 17 या 18 तारीख को हमने उसे लोड शेडिंग फ्री डिक्लेयर कर दिया था। वहां अब जीरो लोड शेडिंग हो रही है। तो चोरी रोकने के सूबाई हुकूमत को और सूबे के शहरियों को बहुत से फवायद हैं। अभी हम पेशावर में मीरपुर खास हैदराबाद और सक्कर पे यही मॉडल इसी मॉडल पे काम कर रहे हैं। 2-3 महीने में इंशाल्लाह ये भी थेफ्ट फ्री डिक्लेयर हो जाएंगे और ये लोड शेडिंग फ्री भी हो जाएंगे। और ऑब्वियसली अगर हमने इसको एक कंटिन्यूसली करना है तो उसके लिए जरूरी है कि डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन हो ताकि उनको एफिशिएंट बनाया जा सके, क्योंकि मेरे ख्याल से अब ये भी रियासत को एक अंडरस्टैंडिंग है कि हुकूमत कारोबार करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठी हुई है। हुकूमत को चाहिए कि इन डिस्कोस को प्राइवेटाइज करे। और इस हवाले से भी निगरान हुकूमत ने बात की थी, कुछ ऐसा अभी तक कोई वे आउट निकाल सके आप? निगरान हुकूमत का तो जो पीरियड शॉर्ट है, लेकिन आपको लग रहा है जब अगली हुकूमत आएगी तो वो एक प्लान मुरतब कर दिया गया होगा जिसके जरिए इनको प्राइवेटाइज किया जा सके? शहजाद साहब बिल्कुल हो रहा है, इसमें बड़ा सीरियस काम हो रहा है। मिनिस्टर प्राइवेटाइजेशन और हमारे मिनिस्टर एनर्जी दोनों मिलके बैठे हुए हैं इसके ऊपर और वो मल्टीपल मीटिंग्स कर चुके हैं। इसमें आईएफसी के साथ भी मीटिंग्स हो चुकी हैं और एक बेसिक खाका तैयार किया जा चुका है प्राइवेटाइजेशन का। लेकिन मैं आपको ये अर्ज करता चलूं कि प्राइवेटाइज वो डिस्को होंगी जहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है चोरी का, जहां पे डाकाजनी हो रही है। जैसे हमारे कुछ इलाके ऐसे हैं जहां 90% लॉसेज है, तो उसको कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं आके लेगा। तो वहां पे हमें एनफोर्समेंट एफर्ट फिर भी करनी पड़ेगी, प्राइवेट सेक्टर जब ले लेगा तब भी करनी पड़ेगी। और जितनी हम इंप्रूवमेंट उससे पहले ला सकेंगे उतने प्राइवेट सेक्टर का चांस इनके एंगेज होने का बढ़ जाएगा। सही है। तो ये दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। प्राइवेटाइजेशन का टाइमलाइन क्या है, मतलब हम कब देख सकते हैं कि डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन का आगाज हो और कब तक ये मुकम्मल हो जाएगा? ताकि एक एग्जांपल हो ना, आपने बिल्कुल ठीक कहा, दूसरे इलाकों में तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के जरिए आपको प्रेशर डाल के पहले रिकवरी बेहतर करनी है, जाहिर सी बात है उसी वक्त प्राइवेट कंपनीज उसमें अपना इंटरेस्ट शो करेंगी। मेरा ख्याल है ये अगले 2 महीने में इसकी बड़ी फर्म फाउंडेशन प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस की रखी जा सकती है और रखी जाएंगी। मेरा अपना एस्टिजार है, ये मेरे से इट्स स्लाइटली अबव माय पे ग्रेड। लेकिन मिनिस्टर साहब मेरे भी और हमारे जो मिनिस्टर हैं एनर्जी के वो भी, और जो मिनिस्टर प्राइवेटाइजेशन है मोहम्मद अली साहब और फवाद साहब, उन दोनों को बहुत क्लैरिटी है कि एक तो प्राइवेटाइजेशन होनी है और किस मोड में प्राइवेटाइजेशन होनी है। मोस्ट प्रॉब्ली हम कंसेशन मॉडल की तरफ जा रहे हैं, हम प्योर प्राइवेटाइजेशन की तरफ नहीं जा रहे। हम ओनरशिप ऑफ एसेट्स ट्रांसफर नहीं करेंगे, हम मैनेजमेंट को ट्रांसफर करेंगे और उसके साथ एक बड़ा वेल डिफाइंड क्राइटेरिया होगा कि उसमें किसके क्या इंसेंटिव्स हैं और कैसे जाएगा। इनिशियल फेज में ये होगा। फुल प्राइवेटाइजेशन प्रोबेबली इज स्टिल सम टाइम अवे। अच्छा, अब इसमें राशिद साहब आवाम का इंटरेस्ट ये है कि क्या हमारे बिजली के बिलों में कभी कमी होगी या नहीं होगी, तो ये समझाना भी ज़रूरी है क्योंकि 2 मेजर एरियाज हैं। एक तो ऑब्वियसली जो इनपुट होता है, चाहे हम तेल इंपोर्ट करें, कोयला इंपोर्ट करें, गैस इंपोर्ट करें, तो उसकी इनपुट कॉस्ट मैटर करती है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या है, फिर डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट भी आता है। और दूसरा कैपेसिटी चार्जेस है, जो पावर प्लांट हम लगा चुके हैं उसकी अदायगी करनी है, और चाहे वो बिजली बेचें या ना बेचें, क्योंकि सिंगल बायर मॉडल है यहाँ पर, तो उनको आपने अदायगी करनी है। और आपने जो आते साथ एक ब्रीफिंग की थी मीडिया की, मैंने सुनी थी, उसमें आपने कहा था कि 2000 या 2100 अरब रुपए की अभी कैपेसिटी पेमेंट है। तो जरा बताइएगा कि इस कैपेसिटी पेमेंट के साथ क्या वाकई बिजली के बिल में कमी भी आ सकती है या ये फिलहाल अनकरीब नजर नहीं आ रहा है? देखिए 2-3 चीजें हो रही हैं इस वक्त। एक तो ये हो रहा है कि जो आपका कैपेसिटी पेमेंट का इशू है वो जेन्युइन है और बहुत बड़ा है, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। 2.1 ट्रिलियन के करीब कैपेसिटी पार्ट है। लेकिन अब देखें, इसके साथ आपका फ्यूल का पार्ट है। जब इंटरनेशनल एनर्जी प्राइसेस कुछ हुई हैं ऑलरेडी और कुछ मजीद कम होंगी, तो उसका इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, जो है ये अनलिमिटेड टाइम का फिनोमेनन नहीं है। इन पर्टिकुलर सालों में हमें इसलिए मसला पैदा हुआ है कि हमने जो जनरेशन कैपेसिटी लगाई है वो कुछ पर्टिकुलर सालों में लगाई है। आपको पता है कि 2000 से लेके 2014 तक कोई खास कैपेसिटी ऐड नहीं हुई थी जी। इसका नतीजा ये हुआ था कि 2008 में मैसिव लोड शेडिंग शुरू हो गई थी, अगर आपको याद हो जी। और वो 2014-15 तक वो मैसिव लोड शेडिंग रही, 16 तक भी रही, फिर थोड़ी कम हुई और 17 में जाके खत्म हुई। अब हुआ ये कि जब आप हर 2 साल बाद प्लांट लगाते जाते हैं और ऐड करते जाते हैं, तो आप इकट्ठे प्लांटों की कैपेसिटी पेमेंट ड्यू नहीं होती।
लेकिन अब क्योंकि हमें यकदम ढेर सारे प्लांट इकट्ठे लगाने पड़े, क्योंकि गैप बहुत बड़ा था बिटवीन 2015 एंड 2019 से इन 3-4 सालों में, तो उसका नतीजा ये हुआ कि कैपेसिटी डिप्लॉयमेंट का भी एक पहाड़ खड़ा हो गया। लेकिन अगले 4-5 सालों बाद ये पहाड़ से हम गुजर जाएंगे और उसके बाद एक नॉर्मल ग्रेजुअल कैपेसिटी पेमेंट का बोझ हमारे ऊपर रहेगा। तो एक तो ये है। कितने टाइम में आप कह रहे हैं कि गुजर जाएंगे? देखे ना, 2017 में जो प्लांट लगा है उसके 6 साल तो हो चुके हैं ना, तो 4 सालों में उसकी बाकी डेट पेमेंट रीपेमेंट भी हो जाएगी। रफली 10 इयर्स में डेट रीपेमेंट यानी 75% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट रीपे हो जाती है। सही। आपकी ओवरऑल इसमें अंडरस्टैंडिंग क्या है? क्योंकि आज मिफ्ता इस्माइल साहब साबिक वजीर खजाना है, उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा है जिसमें उन्होंने बेशतर मिसालें दी हैं कि हम जब ये फॉरेन लोन लेके पावर प्लांट्स लगाते हैं या मोटरवेज बनाते हैं तो उसका इकोनॉमिक बेनिफिट हमें कितना मिलता है, ये गेज करना जरूरी है। वो बेनिफिट सिर्फ डोमेस्टिक टर्म में ना हो, वो रीपेमेंट के टर्म में भी हो कि क्या हम वो डॉलर्स वापस कर सकेंगे। तो आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि कोई हमसे कहीं पे गलती हुई है? एक अगर मैं सवाल मुकम्मल करूं, क्योंकि जब नून लीग की हुकूमत वापस आई पीडीएम की सूरत में, तो उन्होंने कहा कि अब हम सोलर पे जाएंगे। यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म मनसूबाबंदी करते हैं, आपने इतने सारे पावर प्लांट्स लगाए जिसमें गैस भी है, कोयला भी है, ऑयल भी है, फिर आप ये आके कहते हैं कि अब सोलर पे जाना है, तो कहीं हमारी प्लानिंग में कोई कमी थी या नहीं थी? मैं आपको बताता हूँ, प्लानिंग से ज्यादा ना हमारी मजबूरियों की एक बहुत बड़ी मुसीबत है। मैं आपको इसका पूरा बिल्कुल, मैंने मुफ्ता साहब का आर्टिकल तो नहीं देखा, लेकिन मैं आपको इसके बारे में, मुझे इस बात की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है जी। हमारे यहाँ इशू क्या है? हमारे इशू ये है कि हमें जब पावर प्रोजेक्ट्स लगाने होते हैं तो हमें लोकल फाइनेंस अवेलेबल नहीं होता। हमारे हमसाया मुल्क में बाहर से पैसे लाके पावर प्लांट नहीं लगाए जा रहे जी। वो अपने लोकल बैंकिंग सेक्टर की कैपिटल फॉर्मेशन से लगा रहे हैं। अच्छा, हम क्यों नहीं लगा पाते? उसकी वजह यह है कि हमारे पास पहले तो हमारा सेविंग रेट कम है। से इंडिया का सेविंग रेट 28% है, तो हमारा 14% है। अब हमारे पास ऑप्शन ये रह जाती है कि यहाँ प्लांट लगाएं या ना लगाएं। ना लगाएं वाली तो ऑप्शन नहीं है, तो फिर हमें फॉरेन लोन लेने पड़ते हैं। फॉरेन लोन लेते हैं तो फिर डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है। मेरा लेकर अब हम एक मेरी रिक्वेस्ट पे जो एपिक्स कमेटी है हमारी इन्वेस्टमेंट काउंसिल की, उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी है जो इस बात का जायजा ले रही है कि आइंदा से हम फॉरेन लोन लेके पावर प्रोजेक्ट्स ना लगाएं। तो उसका क्या तरीका होगा? उसका तरीकाकार ये होगा कि हम लोकल फाइनेंस इनकरेज करेंगे, थोड़ा बैंकों को इनकरेज करेंगे, और फेडरल गवर्नमेंट की कुछ पीएसडीपी की जो फंडिंग दाएं बाएं जाया होती है वो इधर यूज करेंगे। तो ये तो रुपी कंपोनेंट हो गया, लेकिन फिर भी हमें डॉलर कवर चाहिए। तो हम ये कोशिश करेंगे इंशाल्लाह फाइनेंस और स्टेट बैंक के साथ बैठ के कि यूनिफॉर्मली हर साल कुछ डॉलर कवर पावर प्रोजेक्ट के लिए अवेलेबल हो, से 1.5 to 2 बिलियन डॉलर। राशिद साहब, आपने शो पे हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तफसीलात आपने जानी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गजा में जारी जुल्म और सफाकियत की दास्तान को आज 1 महीना होने को है, लेकिन दूर दूर तक इस जंग के खात्मे या कुछ देर के वक्फे के आसार नजर नहीं आ रहे। बल्कि इजराइल ये वाजे कर रहा है कि यह जंग 1 साल तक जारी रह सकती है, और हर गुजरते दिन के साथ ये वाजे होता जा रहा है कि इजराइल की यह जंग अपने दिफा या रद्द अमल में नहीं है, बल्कि फलस्तीनियों की सोची समझी नस्ल कुशी का मंसूबा है। इजरायली वज़रा की जानिब से गजा पर एटमी हमले, गजा को सफाहस्ती से मिटाने और गजा के बाशिंदों को जमीन बदर करने की धमकियां दी जा रही है। इस वक्त गजा के अस्पतालों, स्कूलों, पनागुज़ीन कैंपों पर वहशियाना फ़ज़ाई बमबारी समेत इजराइल का गजा में ज़मीनी ऑपरेशन जारी है। कासिफ इजरायली अफवाज का दावा है कि उसने गजा सिटी को चारों तरफ से घेर लिया है। पिछले 1 हफ्ते जबालिया कैंप को मुतअद्दिद बार निशाना बनाने के बाद इजराइल ने कल रात वस्ती गजा में अल मगाजी कैंप पर भी बमबारी की, जिसमें फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। जबकि कल ही अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर इजरायली हमले में 15 अफराद जाँ बहक हो गए थे, जिसके बाद पिछले 30 दिनों में गजा में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 9,770 तक पहुँच गई है, जिसमें 4,800 बच्चे शामिल हैं। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की इस मुहिम में शदीद जानी नुकसान के अलावा गजा का इंफ्रास्ट्रक्चर और सेहत का निज़ाम भी बुरी तरीके से तबाह हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के आज़ाद शुमार के मुताबिक पिछले 1 माह में गजा में 2 लाख के करीब घरों को नुकसान हुआ है, जिसमें से 28,000 मुकम्मल तौर पर मलबे का ढेर बन चुके हैं। 35 में से 16 अस्पताल बंद हो चुके हैं, जबकि 23 लाख शहरियों में से 14 लाख इस वक्त बेघर हैं। इजराइल की जानिब से आलमी कवानीन की धज्जियाँ उड़ाने और जंगबंदी के मुतालबात मुस्तरद करने पर मुतअद्दिद लातीनी ममालिक इजराइल से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर चुके हैं, जिनमें चिली, बोलीविया, कोलंबिया और होंडुरस शामिल हैं।
जिसके बाद तुर्की, उर्दन और बहरीन ने भी इजराइल से अपने सफीरों को वापस बुला लिया है। मगर इजराइल को इन इक़दामात से कुछ फर्क नहीं पड़ता नजर आ रहा, क्योंकि अमेरिका हर मामले पर इजराइल की पुष्ट पर खड़ा है। जंगबंदी तो दूर की बात है, इजराइल इंसानी बुनियादों पर जंग में कुछ देर के वक्फों की तजावीज को भी मुस्तरद कर चुका है, जिसके बाद अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ने भी अरब ममालिक का फौरी जंगबंदी का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने आज मकबूजा वेस्ट बैंक के दौरे पर फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात की, जबकि उससे पहले उन्होंने उर्दन में मिस्र और उर्दन के वज़राए खारजा से मुलाकात की थी और ये बताया था कि अमरीका और अरब रियासतें दोनों का ये मानना है कि हमास गजा पर कंट्रोल जारी नहीं रख सकता। इस वक्त जंगबंदी से हमास को दोबारा मुनज़्ज़म होने और हमले करने का मौका मिलेगा। एक तरफ अमेरिका की आशीर्वाद से इजराइल गजा पर जमीनी, फिजाई और बहरी कार्रवाइयां कर रहा है, तो दूसरी तरफ हमास ने भी जमीनी कार्रवाइयों पर मुलविस इजरायली फौजियों को भारी जानी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। अल-कसाम ब्रिगेड के मुजाहिमतकार इस वक्त गुरिल्ला हिकमत अमली के तहत रॉकेट लॉन्चर्स और मकामी सतह पर तैयार बमों के जरिए इजरायली फौजियों और जंगी टैंकों को निशाना बना रहे हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक पिछले एक माह के दौरान हमास के हमलों में कम से कम 340 इजरायली फौजी हलाक हो चुके हैं। महदूद वसाइल और मकामी तौर पर तैयार बमों के जरिए इजरायली अफवाज का मुकाबला कर रहे हैं, मगर खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इजरायली अफवाज बहुत जल्द शुमाली गजा पर अपना कब्जा मुकम्मल कर सकती है, जबकि शुमाली और जनूबी गजा को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाना इजराइल के मंसूबे में शामिल है। और हर गुजरते दिन के साथ इजराइल की जानिब से फलस्तीनियों की नस्ल कुशी की नीयत और मकसद दोनों वाज़ेह होते जा रहे हैं। अहम बात यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों समेत मुख्तलिफ आलमी और इंसानी हकूक़ की तंजीमें गजा में नस्ल कुशी के खतरे का इजहार कर रही हैं। अमरीका, बरतानिया और यूरोप समेत पूरी दुनिया में इस वक्त इजराइल मुखालिफ मुजाहरे किए जा रहे हैं, इजराइल पर नस्ल कुशी के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, मगर जमहूरियत और इंसानी हकूक़ की अलमबरदार मगरबी दुनिया तस से मस होने का नाम नहीं ले रही, जिसकी वजह से इजरायली हुकूमत, उसके वज़रा और जनरलों ने खुलकर फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की ख्वाहिश जाहिर करना शुरू कर दी है और इनके अपने बयानात ये साबित करने के लिए काफ़ी हैं। कुछ रोज़ पहले इजराइल के वज़ीर दिफा ने गजा में मुकम्मल मुहासरे, बिजली और ईंधन और खुराक बंद करने के अहकाम देते हुए कहा कि इजराइल को हमास के जानवरों का सामना है। इजरायली वज़ीर तवानाई ने कहा कि हमास के ज़ेर हिरासत अफराद की बाजियाबी तक गजा में बिजली का कोई स्विच ऑन नहीं करेगा, ना ही पानी का कोई पंप चलाया जाएगा और ना ही ईंधन का कोई ट्रक वहां जाने दिया जाएगा। इजरायली वजीर विरासत ने आज एक इंटरव्यू में ये कहा है कि गजा पर एटम बम गिराना मुमकिनात में शामिल है, फलस्तीनियों को आयरलैंड या किसी सहरा चले जाना चाहिए। जबकि इससे पहले उन्होंने ये ख्वाहिश भी जाहिर की थी कि गजा के शुमाल में हर चीज़ को धमाके से उड़ा दो, गजा को मलियामेट करके गजा की ज़मीन इजरायली आबादकारों को दे दो। अहम बात यह कि इजरायली वजीर अब गजा पर एटमी हमले की ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि इजराइल पहले ही गजा पर हिरोशिमा से ज्यादा धमाका खेज मवाद इस्तेमाल कर चुका है। अमेरिका ने हिरोशिमा पर जो एटमी बम गिराया था उसकी ताकत 15,000 टन बारूद जितनी थी, जबकि इजराइल गजा पर 25,000 टन बारूद बरसा चुका है। इसी तरह इजराइल के एक जनरल गसान एलियान ने कहा है कि गजा में जानवर रहते हैं, यहाँ सिर्फ तबाही होगी। गजा वाले जहन्नम चाहते हैं, उन्हें जहन्नम ही मिलेगी। इजराइल के एक रिटायर्ड फौजी जनरल ने कहा है कि इजराइल को गजा में एक इंसानी बहरान को जन्म देना होगा ताकि कोई भी गजा में बाकी ना रहे, कोई इंसान गजा में बचना नहीं चाहिए। सिर्फ यही नहीं, इजरायली सदर ने कहा है कि गजा के 23 लाख अफराद जिनमें निस्फ तादाद बच्चों की है वो मासूम नहीं है, क्योंकि अगर वो मासूम होते तो हमास के खिलाफ मुजाहमत शुरू करते। अब जरा सोचिए, ये इजराइल के सदर मुमलिकत का कहना है जो बच्चों को भी ना बख्शने की बात कर रहे हैं, मगर उनसे बढ़कर इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू है जिन्होंने कुछ रोज पहले बच्चों और खवातीन को चुन चुन कर मारने का जवाब देने के लिए अपनी मुकद्दस किताब बाइबल का हवाला दिया। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा कि आपको याद रखना चाहिए कि अमालिक ने आपके साथ क्या किया। हमारी मुकद्दस बाइबल हमें जो बताती है हमें वो याद है और हम वो कर रहे हैं। अब अहम बात यह है कि इजरायली वजीर आजम ने बाइबल की बुनियाद पर जिस तारीखी वाक़े का हवाला दिया है, इसमें इजरायलियों को यह हुक्म दिया गया था कि वो एक कदीम कबीले अमालिक के तमाम खवातीन और बच्चों को कत्ल करें। इजरायली हुकूमत के बयानात नस्ल कुशी की नीयत साबित करने के लिए काफ़ी है। इसलिए सवाल यह है कि अमेरिका और बरतानिया समेत पूरी मगरबी दुनिया इस हकीकत पर आंखें बंद किए रखेगी या ऐसा कोई दिन आएगा जब इजराइल के हाथ रोकने का फैसला किया जाएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।